8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद देश में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई और इसे हम जानते हैं कैशलेस इकोनॉमी के नाम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना है कि ये मुहिम और जोर पकड़े ताकि देश में कारोबार और ऑर्गेनाइज्ड हो और ट्रांसपेरेंट हो, और इस बड़े फैसले को आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं देश के न्यू एज बिजनेसेस यानी कि स्टार्टअप्स। अब सवाल ये उठता है कि कैशलेस इकोनॉमी की इस गाड़ी की रफ्तार को और तेज करने के लिए सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए। इस सवाल का जवाब शायद हमें बजट में सुनाई जरूर दे। देश के यंग एंटरप्रेन्योर्स जो तरक्की की नई इमारत बनाने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं, उनके हौसलों को और बुलंद कैसे किया जाए, क्या वित्त मंत्री इनके लिए कुछ खास कर सकते हैं? इसी पर मैं हर्षिता सावंत एक खास पैनल के साथ बैठी हूं। मेरे साथ हैं स्टार्टअप जगत का एक बहुत ही जाना माना नाम और पेमेंट वॉलेट कंपनी मोबीक्विक के सीओओ मृणाल सिन्हा, निवेशक और एंटरप्रेन्योर रॉनी स्क्रूवाला, ब्लूम वेंचर्स के आशीष फाफड़िया और आई स्पिरिट के पॉलिसी एक्सपर्ट संजय खान नागरा। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत इनफैक्ट मृणाल आपसे सवाल पूछकर करना चाहूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा इस नोटबंदी का, डीमोनेटाइजेशन का वॉलेट कंपनियों के हाथ लगा है। जो भी डिजिटल इकोनॉमी को जोर दे रहा है उन कंपनियों के हाथ लगा है। अब तक जो कदम उठाए गए हैं, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं बजट में इस कदम को और फ्यूल करने के लिए नए उपाय, नए विकल्प वित्त मंत्री लेकर आएंगे, सामने पेश करेंगे? डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी की जो शुरुआत हुई है, उसके आगे भी वित्त मंत्री और स्टेप्स अनाउंस करेंगे बजट में। जो फिनटेक जो एक सब सेक्टर है उसको बढ़ावा देगी, और उसके अलावा इंटरनेट सेक्टर के लिए भी, स्टार्टअप्स के लिए शायद वो कुछ एडिशनल कुछ और चीजें अनाउंस जरूर करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जब आप कहते हैं फिनटेक सेक्टर को और जोर दिया जाएगा, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि एक कमेटी बनाई गई थी, रतन वाटल कमेटी, और उसमें कई रिकमेंडेशंस आए हैं। इसमें इंटर ऑपरेबिलिटी का नाम का शब्द हमने काफी सुना है। ये भी सुनने में आया है कि रेगुलेटर होना चाहिए, इंसेंटिव दिए जाने चाहिए। क्या इसमें से कुछ निकल कर आएगा मृणाल? ये नया रेगुलेटर और इंटर ऑपरेबिलिटी, ये कुछ स्टेप्स हैं, ये तो शायद आएंगे ही। साथ में वटल कमेटी ने ये भी कहा है कि जो प्राइस कंट्रोल्स या जो प्राइस कैप्स लगाते हैं, उसके बारे में थोड़ा और सोचने की जरूरत है। डीरेगुलेशन है प्राइसेस का पेमेंट्स में, इसमें भी हमें शायद कुछ देखने को मिलेगा। एनपीसीआई और जो दूसरी रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो अच्छा काम पहले से कर रहे हैं, लेकिन उनको भी थोड़ा और मजबूती देगी सरकार। ओके, यानी कि सरकारी प्लेटफॉर्म को शायद और मजबूती मिलती हुई दिखाई देगी, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि रिपल इफेक्ट फिर प्राइवेट प्लेयर्स, आप जैसी कंपनियों को भी इसका फायदा मिलेगा। रॉनी, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स को बूस्ट करने की कोशिश सरकार करेगी जरूर, लेकिन आप क्या सुनना चाहेंगे या फिर क्या देखना चाहेंगे? देखिए, एक तो है जो टेक्नोलॉजी होती है, दूसरी जो है खास करके आदत की जो होती है। तो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, ट्रेनिंग और कंफर्ट लेवल, दो चीज सिखाने में, यूसेज में और कंफर्ट। तो समझाने में बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। पर जो आज हो रहा है, जो श्रिंकेज की वजह से हो रहा है, आई थिंक इट्स फोर्स पीपल टू एटलीस्ट कम आउट एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की समझ बनाने की कोशिश इनफैक्ट डीआईपीपी कई कैंप्स भी लगा रहा है, उस पर जोर शायद दिया जाएगा। आशीष, मैं आपसे इस सवाल का जवाब लेना चाहूंगी कि काफी रेगुलेटरी गाइडलाइंस और साफ होने की जरूरत है, स्पेशली फिनटेक कंपनियों के लिए, और एक निवेशक के तौर पर आप क्या सुनना चाहेंगे? क्योंकि ये एक ऐसे पड़ाव पर हम आ गए हैं जहां पर इट्स एन ओपन मार्केट फॉर अस एंड इट्स प्राइमरीली ब्लू स्काई टेरिटरी है। जी, गाइडलाइंस डेफिनेटली क्लैरिफिकेशंस चाहिए, और ये भी बहुत ज़रूरी होगा कि जहां अलग अलग सब सेक्टर्स में गाइडलाइंस निकाले जा रहे हैं, उन गाइडलाइंस के आपस में तालमेल और कोरिलेशंस भी बहुत क्रिटिकल रहेगा फॉर सम ऑफ दीज इनिशिएटिव्स टू बिकम वेरी सक्सेसफुल। और गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि कैसे कंज्यूमर्स के लिए और मर्चेंट्स के लिए
एक पैरिटी दी जाए। इसमें मैं इंसेंटिव्स को अलग तरीके से देखना चाहूंगा। जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए इंसेंटिव्स दिए जाए, काफी कुछ चीजें पैरिटी से भी सॉल्व की जा सकती हैं। बिजनेसेस का प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट रखते हुए ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे डेफिनेटली कुछ ध्यान आना चाहिए, नॉट बाय वे ऑफ रेगुलेशन बट बाय वे ऑफ चेंजिंग द फोकस फ्रॉम वेरी लो नंबर ऑफ वेरी लो वॉल्यूम एंड हाई पेमेंट। 2% तक जाता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कभी कभी 2.5 तक भी चला जाता है। ये चेंज होके हाई वॉल्यूम एंड लो मार्जिन स्प्रेड्स के तरफ जाए तो उसमें एवरीबडी इज गोइंग टू मेक अ ह्यूज बेनिफिट आउट ऑफ दिस। बट इसमें रेगुलेशंस शुड नॉट बी द प्रेशराइजिंग पॉइंट। द गवर्नमेंट हैज टू बी क्रिएटिवली ड्राइविंग द पॉलिसी फ्रॉम दीज इनिशिएटिव्स एंड नॉट पुट द बिजनेस इनटू अ प्रेशर। जो पहले हुआ है कि आप रेगुलेट करने के चक्कर में लोगों को दबाव देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन संजय, आई स्पिरिट काफी काम कर चुका है सरकार के साथ। इंडिया स्टैक प्रोग्राम हो या फिर भीम ऐप को डेवलप करने के पीछे जो ख्याल गया था, आप लोगों ने काफी इनपुट्स दिए हैं। तो आप लोगों की क्या सोच है, अब कैसे ड्राइव करें इस डिजिटल इकोनॉमी को? बिल्कुल, जैसा आपने कहा, आई स्पिरिट यूपीआई इटसेल्फ आई स्पिरिट के कोऑर्डिनेशन की वजह से इंडिया स्टैक के ऊपर बना है। और जैसा कि अभी कहा गया था कि 2 to 2.5% ट्रांजैक्शनल कॉस्ट रहता है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट करने में। अगर हम इसको इक्वेशन से बाहर निकाल देते हैं तो इट बिकम्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड, जहां पे जो मर्चेंट्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, सब एक लेवल पे हैं और सब सिर्फ ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, ट्रांजैक्शन की कॉस्ट की बात नहीं करेंगे। अब हम हर रोज सुन रहे हैं कि शायद सरकार एक कैश हैंडलिंग टैक्स लगाएगी, यानी कि अगर आप कैश में पेमेंट देते हैं या फिर लेते हैं, आपको उस पर ज्यादा टैक्स देना होगा। ये होपफुली चाहते हैं कि पुश करे लोगों को ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स यूज करने के लिए। क्या वो एक आंसर है? जी, मेरे पास आंकड़े इस समय नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि कुछ समय पहले हमने ये रिसर्च की थी, जिससे हमें पता चला कि हिंदुस्तान में कैश को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट 20,000 करोड़ रुपए या कुछ एक बहुत बड़ा सम ऑन एन एनुअल बेसिस इनकर करती है। तो अगर ये कैश सिस्टम से बाहर चला जाए तो न सिर्फ टैक्स बचेगा इंडिया का, गवर्नमेंट का, बल्कि ये जो कॉस्ट इनकर हो रही है टैक्स हैंडलिंग, कैश हैंडलिंग की, ये भी चली जाएगी। तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा अगर कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट की तरफ से। एट प्रेजेंट आई थिंक इल बी जस्ट अ कंजक्चर टू से कि क्या स्टेप लिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म हो सकता है कि कुछ ऐसे ठोस कदम लिए जाएं जिससे लोग फोर्स हो जाएं एक तरीके से कैशलेस होने के लिए। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक इस मोड पर, लेकिन एक और अहम मुद्दा है इनकम टैक्स रिलीफ। क्या स्टार्टअप्स को और मिलेगा? क्या वो दायरा बढ़ेगा? इस पर हम बात करेंगे आगे। सीएनबीसी आवाज की खास पेशकश आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि स्टार्टअप्स के लिए या फिर न्यू एज बिजनेसेस के लिए इस बारी बजट में क्या निकल कर आएगा। डिजिटल इकोनॉमी को जोर देने की कोशिश सरकार जरूर करेगी, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन स्टार्टअप्स चाहते हैं कि कुछ सहूलियत भी मिले, रियायतें नहीं लेकिन सहूलियत पर फोकस होगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ उठाना चाहूंगी आशीष, इनकम टैक्स पर रिलीफ की कई लोग मांग कर रहे हैं। स्टार्टअप पॉलिसी में हमने देखा 3 साल तक किसी को आईटी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अब बात उभर कर आ रही है और ये सूत्रों के हवाले से हमें भी जानकारी मिल रही है शायद ये दायरा 5 से 7 साल बढ़ाया जाएगा। क्या ये अहम है इस समय? आप स्टार्टअप्स को 2 बकेट्स में अगर क्लासिफाई करेंगे तो एक जो होते हैं वो अनफंडेड स्टार्टअप्स होते हैं जो सिर्फ अपने बलबूते पे चलते हैं ऑन द अचीव मोनेटाइजेशन। उनके लिए डेफिनेटली ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जो स्टार्टअप्स इम्पैक्ट कर जाते हैं वो या तो बहुत फास्ट स्केल कर लेते हैं या तो उन्हें फंडिंग के द्वारा दे गेट द इम्पीटस। जो फंडेड स्टार्टअप्स हैं उनके लिए टैक्स एग्जेम्पशन की जो टाइमलाइन है 3 से 5 या 3 से 7 करना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेंगी। जब तक कंपनीज मार्केट से फंडिंग उठा रहे हैं वेंचर कैपिटल से या अदर सोर्सेज से, तब तक वे लॉस अपने यहाँ सस्टेन कर सकते हैं। हाँ। तो वो प्रॉफिटेबिलिटी उनको आने के लिए वक्त लग ही जाता है। तो अगर आप इन होम ग्रोन वेरी स्मॉल टाइनी स्केल पे आप देखेंगे तो बेनिफिट्स मिलेंगे।
उनमें से कई ऐसे स्टार्टअप्स होंगे जो फंडिंग के बगैर आगे बढ़ रहे हैं, जो बेसिक टैक्स लिमिट्स के द्वारा ही या तो अपना इन्वेस्टमेंट बिजनेस में रोटेट होता है, हैंड टू माउथ सिचुएशन हो जाता है, आ जाते हैं, जो आता है खर्च करना पड़ता है, और जो आता है वो एक्सपेंशन में चला जाता है। तो बहुत ज्यादा मैं इसको ये वेलकम स्टेप है जरूर, गवर्नमेंट की तरफ से बोलने की कोशिश की जा रही है कि यू मैटर टू अस, बट इससे बहुत ज्यादा गेम चेंजर मेरा बिलीफ नहीं है कि ये एक कंपनी का रिस्पांस ले लेते हैं। मृणाल, आपका क्या पर्सपेक्टिव होगा इस पर, अगर वो रिलीफ बढ़ाया जाता है? टैक्स इंसेंटिव वो अच्छी बात तो है, मगर उससे उतना इम्पैक्ट नहीं होएगा। स्टार्टअप इंडिया में सरकार ने कुछ अलग प्रावधान रखे हैं, जैसे कि स्टार्टअप फंडिंग रिलेटेड कुछ स्टेप्स उन्होंने अनाउंस किए हैं। उन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। शीश, आप कुछ जोड़ना चाहते थे? गवर्नमेंट बेनिफिट देना चाहती है, ये बात क्लियर है जी। ना कि आप पहले 3 से 5 साल बढ़ाएं या 7 साल करें, ठीक है, आप देना चाहे नो प्रॉब्लम, इट्स वेलकम, बट कुछ ऐसे अलग बेनिफिट्स भी हैं जो देखे जाने चाहिए। जैसे कि जब स्टार्टअप्स की इंडियन इकोसिस्टम आप बात कर रहे हैं, तो कई हजार कंपनियां इनकॉर्पोरेट हुई हैं। वी सी लॉट ऑफ आइडियाज एंड प्लान्स ऑन अ वेरी रूटीन बेसिस। जरूरी नहीं है कि हर आइडिया और हर अच्छा प्लान फंडिंग मैनेज कर पाता है, कारण कई हो सकते हैं। कभी कभी ये कंपनियां एंड अप गेटिंग मर्ज्ड बाय लार्जर कंपनीज। जब ये सब ट्रांजैक्शंस होते हैं तो इसमें कई सारे टैक्स लीकेजेस कभी कभी हो जाते हैं। आप फुल फ्लेजेड मर्जर्स और एक्विजिशंस का फॉलो करें तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक शॉर्टर रूट प्रिस्क्राइब किया है, बट कभी कभी वो भी प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। तो जब सिर्फ कंपनी की टेक्नोलॉजी खरीद ली जाती है तो कंपनीज को आप बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को कैपिटल दे देती हैं या कंसिडरेशन दे देती हैं, उस पे टैक्स का जो स्कीम है दैट इज वेरी वेरी टैक्स लीकी। सो ऐसे छोटे छोटे कई सारे मुद्दे हैं जीएसटी में क्लैरिफिकेशंस फॉर द ई-कॉमर्स सेक्टर एंड ऑल दैट, जो कि ज्यादा M&A पर इम्पोर्टेंट है कि सरकार कदम उठाए, क्योंकि अब हम देखेंगे शायद और कंसोलिडेशन होगा इस इंडस्ट्री में। वेरी क्विकली, रोनी स्क्रूवाला, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? खास करके इतनी समझ में नहीं आती है कि इतने सब स्टार्टअप्स क्यों परेशान हो जाते हैं इनकम टैक्स के लिए, क्योंकि मुझे लगता है जो स्टार्टअप की जो डेफिनेशन होती है, तो पहले 3-4 साल में तो इन्वेस्टमेंट भी होंगे और लॉस भी होंगे, तो टैक्स कुछ होते नहीं है। तो वो एक बात हो गई कि कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि समझदारी के साथ आप सब लोग सोच रहे कि नहीं। दूसरी चीज होती है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वहां और लोग ज्यादा तकलीफ पड़ते हैं, क्योंकि आई एम नॉट अ टैक्स पेयर, आई हैव लॉस्ट मनी, पर इनडायरेक्ट टैक्सेस में टीडीएस में जो कठिनाई होती है, दैट हैज टू बी फ्रीड अप। इट्स द विथहोल्डिंग टैक्स एंड टैक्स डिडक्शन एट सोर्स दैट आई थिंक नीड्स टू हैव मोर सिंप्लीफिकेशन एंड प्रोसीजर, क्योंकि 2 साल के बाद आपको कैश टीडीएस जो किए वो वापस आए, उतने टाइम में कंपनी हो भी नहीं सकती है। संजय, इस पॉइंट पर आपके क्या विचार होंगे? जो रोनी कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, विथहोल्डिंग टैक्स, बेसिकली ये थोड़े बहुत अड़चने हैं किसी भी बिजनेस में, और जब आपकी कंपनी छोटी हो, बस शुरुआती स्टेज में हो, तो और भी दिक्कत की बात है। उसको कैसे आसान करें? हर्षिता बिल्कुल सही कह रहे हैं रोनी। ये छोटी छोटी अड़चने मिलके बहुत ही बड़ा एक रोड ब्लॉक क्रिएट करती हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंडिया के लिए। इसी रीजन की वजह से स्टार्टअप्स इंडिया में नहीं रहना चाहती। उनको जैसे ही मौका पड़ता है वो या तो सिलिकॉन वैली चले जाते हैं या फिर सिंगापुर चले जाते हैं। तो हम इसको कैटेगराइज करते हैं। हमने एक लिस्ट बनाई, एक लंबी लिस्ट बनी, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज थे। उन इश्यूज को हमने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। इसको हम बुलाते हैं स्टे इन इंडिया चेकलिस्ट। इसमें ये जो छोटे छोटे इश्यूज जो रोनी बोल रहे थे, जो हम बाकी बातें कर रहे थे, टीडीएस का इशू, विथहोल्डिंग टैक्स का इशू, बहुत सारे बाकी इश्यूज हैं, एंजल टैक्स का इशूज, दीज आर ऑल हाइजीन इश्यूज। क्योंकि आप अगर इन इश्यूज को रिजॉल्व कर देंगे तो देयर बी हाइजीनिक अ गुड एनवायरनमेंट टू वर्क इन इंडिया। आपकी स्टे इन इंडिया चेकलिस्ट में एक वो क्या कदम उठाना चाहिए वित्त मंत्री को इस बारी? डेफिनेटली बहुत सारे हैं हर्षदा, मैं एक पे पिन पॉइंट नहीं कर सकता हूं। यही सोच हमें बदलनी है कि 1 या 2 इश्यूज को रिजॉल्व करने से नहीं बदलेगा पूरा का पूरा इकोसिस्टम। हमें एक एक छोटी छोटी चीज, और छोटी छोटी चीजें निकलती आती रहती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर पॉइंट पे
भले ये टैक्स हो, भले वो कंपनीज एक्ट हो, भले वो फेमा हो। हमने वाटल कमेटी की रिपोर्ट की बात की, वाटल कमेटी ने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी हैं। उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ को चेंज करने से लेके पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट को अमेंड करके एक पेमेंट्स रेगुलेटर की बात की है। तो ये बहुत सारे इश्यूज व्हेन वी पुट ऑल ऑफ देम टुगेदर, तब जाके एक अच्छा इकोसिस्टम बन पाएगा, तब जाके हम उम्मीद कर पाएंगे कि हम सिलिकॉन वैली और सिंगापुर से कॉम्पीट कर सके। अदरवाइज जब तक हम ये छोटे छोटे इश्यूज, जैसे एक इशू एंजल टैक्स का था जी, एंजल टैक्स पर मैं आऊंगी क्योंकि आपने मुद्दा छेड़ा है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी क्योंकि ब्रेक के बाद मैं इसी मुद्दे पर फोकस करना चाह रही थी कि एक बड़ा पेन पॉइंट है, काफी लंबे समय से हर बजट में हम उम्मीद करते हैं एड्रेस होगा, वो नहीं होता है। इस बारी कैसे इसको एड्रेस किया जाए ये समझेंगे जरूर आगे। एनबीसी आवाज की एक खास पेशकश और ये आखिरी हिस्सा है इस कार्यक्रम का, तो हम यही समझना चाहते हैं अब इस इकोसिस्टम में और कैसे जान डाली जाए, कैसे इसको बूस्ट किया जाए फंडिंग के पर्सपेक्टिव से। मैं दो स्पेसिफिक चीजों पर बात करना चाहूंगी। एक तो एंजल टैक्स की जो बात संजय ने की, उनका भी मैं पॉइंट लेना चाहूंगी। यहां पर आपको क्या लग रहा है, क्या इस बारी कुछ एड्रेसल होगा? क्योंकि हर बारी हम उम्मीद करते हैं, वो प्रस्ताव जाता है। इस बारी डीआईपीपी ने भी खुद कहा है कि ये एक एड्रेसेबल मैटर है, इस पर आप जोर जरूर दें। एंजल टैक्स काफी टाइम से चर्चा में रहा है और इसके चलते हुए काफी सारे इनकम टैक्स के स्क्रूटनीज भी आए हैं पोर्टफोलियो में, बाहर दूसरे कंपनीज में भी। इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है और मैं नहीं समझता हूं कि इस बार वो चूकेंगे इसको एड्रेस करने के लिए। बट देयर आर मल्टीपल साइड्स ऑफ इट। आई थिंक बोथ साइड्स आर इम्पोर्टेंट। ना ही सिर्फ कंपनीज में जो पैसा जाता है इन्वेस्टमेंट का फेयर वैल्यू से ऊपर, वो एड्रेस करना चाहिए। साथ ही में देयर आर अदर इश्यूज ऑल्सो, जैसे कि कोई कंपनीज फंड्स इन्वेस्ट करते हैं तो कभी कभी कमर्शियल रीजंस की वजह से, प्राइस एडजस्टमेंट्स की वजह से फंड्स को भी टैक्स किया जाता है या इन्वेस्टर्स को भी टैक्स किया जाता है। ये इशू भी सुलझना चाहिए और इस पे भी क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। जब तक हम इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स की बात करेंगे तब इंक्रीमेंटल ग्रोथ ही होगा। इफ यू हैव टू लुक एट थिंग्स रेडिकली एंड विच दिस गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग टू एड्रेस, definitely we'll be able to get the desired results in a short span of time, which is also not going to be less than 3, 4, 5 years. Okay, तो वो क्या बड़ा बदलाव होगा? संजय, आपने एंजल टैक्स की बात की, उसको थोड़ा सा एड्रेस किया है आशीष ने यहाँ, लेकिन वो क्या बड़ा बदलाव हो सकता है इस बजट में? एक बड़ा बदलाव चाहिए सोच में। वो बदलाव ये होगा कि इसको आप स्टार्टअप नहीं समझें, इनको आप कंपनीज ना समझें, इनके लिए एक रेगुलेटर बना दें स्पेसिफिक, जिसका काम सिर्फ ये होगा कि हिंदुस्तान में बिजनेस करने में जो अड़चने आ रही हैं न्यू एज कंपनीज को, टेक में आती हैं ये कंपनीज नॉन टेक में आती हैं, जो भी इंसान नया बिजनेस चालू करना चाहता है एक रेडिकल आइडिया के साथ इंडिया में, उसको क्या क्या इश्यूज आते हैं फंडिंग में, री इन्वेस्टमेंट में, मर्जर्स, एक्विजिशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जहां जहां पे कोई भी अड़चने आ रही हैं, हम आई स्पिरिट से जब गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करते हैं तो हम आरबीआई के पास जाते हैं, हम सेबी के पास जाते हैं, हम एमसीए के पास जाते हैं, एमओएफ के पास जाते हैं। अगर कोई एक ऐसा रेगुलेटर आ जाए जो ये सारी नोडल एजेंसी से बात करके और सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर दे, वो एक बहुत बड़ा चेंज होगा। और हम इसको स्टार्टअप पे फोकस ना करें। एंजल टैक्स फॉर इंस्टेंस, स्टार्टअप्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है एंजल टैक्स से। हाउएवर दिस कंटिन्यूज टू बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक अगर किसी ने एंजल इन्वेस्टमेंट किया है और जब वो बेचेंगे अपने शेयर, तब तक वो स्टार्टअप की डेफिनेशन से बाहर निकल जाती है कंपनी। तो वो इशू रहता है। इसीलिए हमें ये सारे जो एग्जेम्पशंस हैं, इंसेंटिव्स हैं, जो भी माहौल हमने अच्छा बनाना है, वो सारा का सारा स्टार्टअप्स पे फोकस नहीं करना है, वो हमें सारी कंपनीज के लिए करना है। मृणाल, क्लोजिंग थॉट्स आप क्या सुनना चाहेंगे? मैं सुनना चाहूंगा कुछ ऐसे स्टेप्स जिसके तहत इंडियन इन्वेस्टर्स इंडिया में जो बड़े कैपिटल होल्डर्स हैं वो इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाएं। ये हमारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो जो हमारे स्टार्टअप्स और नए कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकें हर एक स्टेज पे। ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट हमने देखा है पिछले कुछ सालों में जो भारत में आया है, वो दरअसल भारत के बाहर जो कैपिटल होल्डर्स हैं उनसे आता है।
मगर हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके लिए काफी बैरियर्स है स्टार्टअप्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वेंचर कैपिटल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करने का। तो पहली बात कि वो जो अड़चने हैं वो हटानी चाहिए। वो उस मार्क टू मार्केट जिस तरह से हम इंडिया में डिफाइन करते हैं बुक वैल्यू पे, उस पे थोड़ा सोचना जरूरी है। साथ ही में कुछ सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस, नॉट टारगेट्स बट गाइडलाइंस उन्हें देना चाहिए हमारे बड़े कैपिटल होल्डर्स जो इंस्टीट्यूशनल मनी है, भारत की इंस्टीट्यूशनल मनी डोमेस्टिक, टू पुट इन स्टार्टअप्स। तो आई वुड लाइक टू सी, मैं देखना चाहूंगा कि कुछ मेजर्स जिससे कि डोमेस्टिक मनी आ सके, यानी कि बड़े भारतीय संस्थागत निवेशक, और इसमें अगर इंश्योरेंस कंपनियां हो तो और भी अच्छा, जिनके पास मोटा पैसा है, वो डोमेस्टिक मनी फ्यूल हो इस न्यू इकोनॉमी को और बूस्ट करने के लिए, इसके चक्कों को ग्रीस करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए समय निकालकर इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। तो आखिर में एक पॉइंट नहीं है, छोटी छोटी ऐसी कई चीजें हैं जो वित्त मंत्री को एड्रेस करनी है, और बेसब्री से इंतजार होगा उस बजट स्पीच का, और देखेंगे सभी लोग यहां पर बैठे हुए और ऑफकोर्स ये चैनल देखते हुए कि स्टार्टअप्स के लिए, नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या कुछ निकल कर आता है। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।